अमरापुर नाम के गांव में विक्की अपनी पत्नी मालू और माँ देवकी के साथ रहता था। एक दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान करता है और दूसरे ही दिन सुबह विक्की अपने फैमिली के साथ गाड़ी लेकर घूमने निकल जाते हैं। जाते जाते अंधेरा हो जाता है। रात के समय जंगल से जाते समय अचानक से जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा था। बिजली की कड़कने की और बारिश के बरसने की जोरों से आवाज आ रही थी। ऐसे भयानक माहौल में बारिश से बचने के लिए वो गाड़ी एक कोने में लगा देता है और गाड़ी में बैठे रहते हैं। तभी देवकी का ध्यान एक रोशनी की ओर जाती है। वो अपनी बहू से, बहू देखो, देखो तो वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। देखो तो वहाँ कितना चमक रहा है। शायद वहाँ कोई रहता है। बारिश रुकने तक इस अंधेरी रात में हम वहाँ रुक सकते हैं। नहीं माँ जी, मैंने सुना है इस इलाके में भूत का खजाना है। क्या पता शायद वो भूत ही ये सब करवा रहा हो। चुप, डरपोक कही की, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी बातें सुनती रहती है। भूत भी कुछ नहीं होता और भूत क्यों भला खजाने की रक्षा करेगा। थोड़ी सी बारिश कम होते ही विक्की, देवकी और मालू रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मालू विक्की से, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वहाँ पर वो पागल भूत हुआ तो। डरपोक कही की, तुम्हारे जैसी चुड़ैल यहाँ होते हुए दूसरा भूत यहाँ कैसे आ सकता है। माँ, मुझे लगता है मालू ठीक कह रही है। सच में हमें यहाँ से लौट जाना ही चाहिए। इस सन्नाटी रात में अब हम कहाँ जाएंगे। देखो तो आगे एक घर दिख रहा है। चलो हम उस घर में जाते हैं। मैंने कहा था ना कि शायद ये किसी का घर ही होगा। चलो। वो तीनों उस घर के दरवाजे के पास जाकर खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं। क्या कोई अंदर है? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजे को हाथ लगाते हैं। तभी दरवाजा अचानक से खुल जाता है और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। तभी विक्की की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर चली जाती है। विक्की और मालू घड़ी को देखकर घबरा जाते हैं। विक्की अपनी माँ से, माँ, वो देखो, घड़ी के कांटे उल्टे घूम रहे हैं। यहाँ जरूर कुछ होगा। माँ, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। माँ। चुप करो डरपोक, मर्द होकर अपनी पत्नी की तरह घबरा रहे हो। चलो अंदर की तरफ चलते हैं। कोई तो होगा ना अंदर। तभी अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर तीनों भी घबराकर सोफे पर धड़क कर बैठ जाते हैं। वो घबरा रहे थे कि तभी दीवार के ऊपर एक लंबा साया दिखाई देता है। उसे देखकर देवकी भी घबरा जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक विचित्र आकृति बनकर उनके सामने एक बड़ा सा भूत खड़ा हो जाता है। उस भूत को देखकर तीनों की पत्ती गुल हो जाती है। तभी मालू घबराई और रोते हुए, माँ जी, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पर भूत है। आपने मेरा कुछ भी नहीं सुना। जाइए, अब आप ही जाइए उसके आगे। अब क्या होगा हमारा। अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है। आओ आओ, तुम सबका मेरे घर में स्वागत है। तुम यहाँ सब खजाना खोजने के लिए आए हो ना। ये जंगल में बहुत से लोग खजाने की तलाश में आ चुके हैं। मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा खजाना कोई नहीं ले जा सकता। इंसान बहुत लालची होता है। यहाँ इस खजाने की रक्षा के लिए मैं बैठा हूँ। कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। भूत उनके सामने खड़ा हो जाता है और विक्की घबराकर, अरे 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 अरे, हमें खजाना वजाना कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें यहाँ से जाने दो। हमें छोड़ दो। हमें खजाने का कोई लालच नहीं है। हम बाहर गांव जा रहे थे, लेकिन बारिश हो रही थी, इसलिए हम इस घर में आ गए। हमें यहाँ का खजाना नहीं चाहिए। हमें जाने दो। हाँ, हमें यहाँ से छोड़ दो। हमारी नीयत साफ है। आपका खजाना नहीं चाहिए हमें। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। मुझे क्या तुम लोगों ने पागल समझ रखा है? मैं सब जानता हूँ। यहाँ सब लोग खजाने के तलाश में ही आते हैं। मुझे अब बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जब भूत देवकी की ओर बढ़ता है तो देवकी अपना दिमाग लगाती है और भूत से कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मुझे एक बाबा ने श्राप दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर कोई तुम्हें खा लेगा तो तुम भूत की रानी बनोगी। भूत की रानी बनी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खाओ, आओ खाओ मुझे। देवकी की बात सुनकर भूत मालू और विक्की की तरफ बढ़ता है। ये देख मालू कहती है, माँ को जिस बाबा ने बोला है
उसने मुझे भी कहा है कि तुम्हें कोई खाएगा तो तुम उनकी बेटी बन जाओगी। तो तुम तो मेरे पिताजी हुए ना, खा लो, तुम मुझे भी खा लो। ये सारी बातें सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचकर, अगर तुम्हें खाने के बाद तुम मेरी बेटी बन जाओगी तो फिर मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ। देवकी और मालू की बात भूत को सच लगती है। भूत विक्की की तरफ बढ़ता है। तभी विक्की, देखो भूत जी, ये दोनों जो बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अगर आपको हमें खाना है तो खाओ, लेकिन हमें आपका खजाना नहीं चाहिए। हम सच्चे और भले लोग हैं। हमें आपके खजाने की कोई जरूरत नहीं। हम अपनी मेहनत और संस्कारों को ही अपना खजाना मानते हैं। ये सारी बातें सुनकर भूत भी भावुक हो उठता है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो विक्की से, मैंने तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा। अब तुम्हारे कारण ही मुझे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि मुझे श्राप था कि जब तक इस खजाने को कोई नेक दिल इंसान नहीं मिल जाता तब तक मुझे इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। और आज मुझे तुम मिल गए हो। अब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। भूत भूतिया खजाना विक्की के हवाले कर मुक्त हो जाता है। विक्की, देवकी और मालू वो खजाना लेकर पुलिस के पास जाते हैं। वो खजाना सरकारी तिजोरी में जमा करवाते हैं। उसमें से कुछ खजाना उन्हें बख्शिश के तौर पर मिल जाता है। अब तीनों हंसी खुशी अपने घर लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, हमें सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मुंबई शहर में मीना अपने पति सुमित और एक बेटा ऋत्विक, बेटी सिमरन के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी बड़ी अच्छी जॉब पर थे। ऋत्विक और सिमरन बड़े से स्कूल में पढ़ते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा घर था। मीना के सास ससुर रामपुर गांव में रहते थे, जहाँ पर वो एक शिक्षक थे। इसी कारण वो अपने बच्चों से मिलने के लिए कभी कभार ही आ पाते थे। एक दिन मीना ऑफिस के लिए निकल रही थी। ऋत्विक, बेटे, मैंने तुम दोनों का खाना बनाकर किचन में रख दिया है। स्कूल से आते ही खाना खा लेना, और तुम्हारा टिफिन भी वही रखा है। सिमरन को भी देना और घर का ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप जाओ। लेकिन माँ, क्या आज आप हमें कुछ पैसे दे सकती हो? आज हम सारे दोस्त मिलकर स्कूल छूटने के बाद पिज्जा खाने जाने वाले हैं। अरे वाह, आज तो तुम लोगों की अच्छी पार्टी है लगता है। और फिर खाना कौन खाएगा? माँ, प्लीज दो ना माँ। ठीक है, ये लो 500 रुपए। पैसे देकर मीना सुमित के साथ ऑफिस चली जाती है। अब दोनों बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद पिज्जा और बर्गर खाने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे अब उनका ये हर रोज का होने लगा था। बच्चे कभी मीना से पैसे लेते तो कभी सुमित से। अब उन्हें घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मीना घर आकर किचन में जाकर देखती है तो हर रोज की तरह खाना ढका हुआ जैसा का तैसा था। तो मीना सिमरन को आवाज लगाती है, सिमरन बेटा, यहाँ आओ। क्या आज भी तुम दोनों ने बाहर ही खाना खाया है? हाँ माँ, आज तो हमने फिंगर चिप्स और वड़ा पाव खाया था। बहुत ही टेस्टी था। तभी ऋत्विक वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से, अरे माँ, आपको पता है आपके खाने से कई ज्यादा टेस्टी होता है फास्ट फूड। हमें तो वही अच्छा लगता है माँ। और माँ, हाँ, आज भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाहर का खाना हर रोज अच्छा नहीं होता, कभी कभार खाया तो ठीक है बेटा। नहीं माँ, हमें यही खाना पसंद है, हम यही खाएंगे। मीना बच्चों को बहुत समझाती है, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं। अब वो उन्हें पैसे ना देने का सोच लेती है, लेकिन फिर भी बच्चे उनके गुल्लक से पैसे निकालकर बाहर का फास्ट फूड खाते ही रहते हैं। इसी दौरान मीना के सास ससुर सबसे मिलने के लिए आते हैं। तो सास देखती है कि मीना हर रोज खाना बनाकर तो जाती है, लेकिन बच्चे घर पर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स या कुछ न कुछ बाहर से मंगवाते हैं और वही खाते हैं। तो सास मीना से, मीना, मैं यहाँ जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तुम हर रोज खाना बनाकर जाती तो हो, लेकिन बच्चे हर रोज बाहर से खाना मंगवाते हैं। तुमने उनकी तबीयत देखी है? कितने मोटे हो चुके हैं दोनों। बाहर का पिज्जा, बर्गर, पाव, फिंगर चिप्स ऐसा खाना खा खा कर दोनों बच्चे मोटे हो चुके थे। लेकिन वो ना मीना की बात सुनते थे, ना ही सुमित की। अब मीना अपनी सास से, माँ जी, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने तो बच्चों को पैसे देना भी बंद कर दिया है, लेकिन ये बच्चे गुल्लक से पैसे निकालकर फास्ट फूड खाते हैं। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर ये मानते ही नहीं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। जी। अब समय बीतता जा रहा था।
मीना के सास ससुर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। एक दिन सिमरन के स्कूल से मीना के लिए फोन आता है और हेलो हेलो कौन? मैं सिमरन के स्कूल से बात कर रही हूँ। आप स्कूल में आकर सिमरन को लेकर जाइए। उसके पेट में बहुत दर्द है। वो रोते रोते बेहोश भी हो चुकी थी। हमने ऋत्विक को उसके पास बिठा दिया है। ये बात सुनकर मीना तुरंत ही सुमित को फोन लगाती है और फोन पर सारी बात बताती है। सुमित अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर मीना को लेकर स्कूल में चला जाता है और वो वहीं से अस्पताल में चले जाते हैं। अस्पताल में जाते ही सुमित डॉक्टर से, डॉक्टर, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द है। वो स्कूल में बेहोश हो गई थी और अब हॉस्पिटल में आते आते गाड़ी में भी उसे उल्टी आ रही थी। डॉक्टर सिमरन का चेकअप करवाते हैं और मीना से, आप इसे खाने में क्या खिलाती है? जी, आपका आपके बेटी के ऊपर ध्यान है या नहीं? लगता है वो हर रोज बाहर का खाना खाती है, इसीलिए उसकी ये हालत हो गई है। ऋत्विक ये सारी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और अपनी माँ से, माँ, सिमरन को जो हो रहा है क्या मुझे भी ऐसा होगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अब एक बात ध्यान में रखो कि बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभार खाए तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों सुनते ही कहाँ थे? मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया था। अब देख लिया ना क्या हुआ। सिमरन और ऋत्विक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने माँ पिताजी से, माँ, हम दोनों को माफ कर दो। आज से ये गलती हम फिर कभी नहीं करेंगे माँ। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, आज से तुम दोनों को घर का पौष्टिक और अच्छा खाना ही खाना है, समझे? अब 3-4 दिनों बाद ही सिमरन की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। सिमरन की दादी भी अब उनके साथ मुंबई में रहने आ जाती है। दादी अब बच्चों को हर रोज गर्मा गर्म और हेल्दी फूड बनाकर खिलाने लगी। उस दिन से दोनों बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक रहने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है, आनंद सागर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में विक्रम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। विक्रम के पास 2 बैल थे। विक्रम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाता और पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करता था। वो अपने खेत की जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद कुएं से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता। खेती के इन सभी कामों में विक्रम की पत्नी भी उसकी मदद करती। इस साल विक्रम ने अपने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी और जितनी विक्रम ने इस साल मेहनत की थी, उसकी फसल भी इस साल उतनी ही अच्छी आई थी। तरबूज बड़े बड़े हो जाने के बाद विक्रम सारे तरबूजों को इकट्ठा करता है और बैलगाड़ी में भरकर उन्हें बेचने के लिए मंडी लेकर जाता है। लेकिन इस साल मंडी में तरबूजों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी, इसीलिए विक्रम अपने सारी तरबूजों को लेकर घर लौट आता है और उदास होकर घर के बाहर सोचते हुए बैठ जाता है। तभी विक्रम के चाचा विक्रम के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। वो विक्रम को इतना उदास और निराश बैठा देख विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम से, अरे विक्रम बेटा, क्या हुआ? इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो इस साल फसल भी अच्छी हुई है, फिर समस्या क्या है बेटा? अरे चाचा, इस साल फसल तो मुझे बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मंडी में तरबूजों के दाम बहुत गिर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक भी तरबूज नहीं बेचा। बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, बैलगाड़ी में भरकर सारे तरबूज किसी सड़क पर बेचने ले जाओ। तुम मंडी में तरबूज ना बेचकर सीधे लोगों को बेचो। पिछले साल मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, उसे बहुत अच्छी कमाई हुई थी। ऐसा कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन विक्रम तरबूज बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकलता है। विक्रम उसकी तरबूज की बैलगाड़ी एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़ी कर देता है। विक्रम के बढ़िया तरबूज लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। देखते ही देखते विक्रम के सारे तरबूज बिक गए। उस दिन विक्रम को बहुत अच्छी कमाई हुई। विक्रम खुश होकर अपने घर के लिए लौटता है। इधर विक्रम के घर के पड़ोस में चंदू नाम का एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। विक्रम की अच्छी कमाई हो रही है ये देख चंदू बहुत चौंक जाता है और जब वो विक्रम को पैसों से भरी थाली घर में लेकर जाते हुए देखता है, तब चंदू चुपके से विक्रम की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे तरबूज बेचकर विक्रम ने इतने सारे पैसे कमाए हैं। अगले दिन से चंदू भी हल लेकर तरबूज की खेती करने के लिए अपने खेत की तरफ निकलता है। चंदू भी अपने खेती की जुताई करता है और फिर तरबूज के बीज अपने खेत में डालता है। चंदू तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए
अपने खेत में जमकर केमिकल का इस्तेमाल करता है और इसी तरह उसके खेत के तरबूज जल्दी बड़े हो जाते हैं। चंदू जब एक तरबूज को फोड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो तरबूज लाल भी नहीं हुए हैं। अरे, ये तरबूज अभी तक लाल ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं? तभी चंदू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है और बाजार से तरबूज लाल और मीठे करने वाला केमिकल खरीद लाता है और इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देता है और सोचता है, अब तो मेरे तरबूज खूब बिकेंगे और मैं भी विक्रम के बराबर पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चंदू भी सड़क के किनारे एकदम विक्रम के नजदीक ही अपने तरबूज मात्र 2 रुपए किलो में बेचने बैठ जाता है। लेकिन फिर भी कोई उसके पास से तरबूज खरीदते नहीं। लोग सिर्फ विक्रम के तरबूज खाना ही पसंद करते हैं। आइए भाई साहब, आइए, ताजा मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। चंदू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास तरबूज खरीदने के लिए नहीं आ रहा। वो सोचता है, मुझे किसी भी तरह इस विक्रम के बच्चे को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आज रात में विक्रम के सारे पैसे ही चुरा लूंगा। उस रात चंदू चुपके से विक्रम के घर में खिड़की से झांककर देखता है तो उस वक्त विक्रम पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। जब विक्रम और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो चंदू चुपके से उनके घर में जाता है और पूरी संदूक उठाकर भाग जाता है। अरे विक्रम, क्या हो गया? इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो भाई? अब क्या बताऊं भाई साहब, कल रात को कोई मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग गया। मैंने पैसे संदूक में रखे थे, कोई पूरी संदूक ही उठा कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा ध्यान रखा करो विक्रम। अब जो हुआ सो हुआ। अब अपने खेत पर जाओ और दोबारा काम में जुट जाओ। ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बेचारा विक्रम निराश और हताश होकर अपने खेत की तरफ जाता है। जब विक्रम अपने खेत में आ पहुंचता है तब उसे बहुत ही बड़ा और चमकीला तरबूज दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर विक्रम चौंक जाता है। तभी वहां एक देवी प्रकट होती है और विक्रम से, विक्रम, ये एक जादुई टंकी है। मैंने देखा है कि तुम अपनी फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। जब भी तुम इस छड़ी को टंकी पर 3 बार मारोगे तो ये टंकी जूस से भर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, टंकी भरने के बाद इसे एक काले कपड़े से ढक देना, तभी इसका जूस बनना बंद हो जाएगा, वरना ये बढ़ता ही रहेगा। इस टंकी का जूस बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो और उस धन से तुम हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। विक्रम उस टंकी को उठाकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है देवी माँ ने मेरे मेहनत के इनाम के लिए मुझे ये जादुई टंकी दी है। ये टंकी जूस देती है, जूस। जैसे ही इस छड़ी को इस टंकी पर 3 बार मारा तो ये टंकी जूस से भर जाती है। विक्रम अपने पत्नी को सब कुछ करके दिखाता है और उस पर एक काला कपड़ा डालकर उसे रख देता है। अगले दिन से विक्रम लोगों को तरबूज का जूस पिलाने का काम करता है। और लीजिए भाई साहब, तरबूज का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्द ही विक्रम के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई टंकी से विक्रम की खूब कमाई होती थी। विक्रम अब बहुत ही जल्दी अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। इधर चंदू विक्रम की सफलता देखकर बहुत दुखी होता है और फिर से विक्रम के घर जाकर चुपके से विक्रम और उसकी पत्नी की बातें सुनता है। भाग्यवान, जादुई टंकी की मदद से हम इतने अमीर हो पाए हैं। अगर ये टंकी हमें नहीं मिलती तो आज भी हम गरीब ही रहते थे। इधर चंदू चुपकर विक्रम की सारी बातें सुन लेता है। जब रात हो जाती है तो राघव जादुई टंकी चुराने की सोचता है। अगर मैं इस विक्रम की जादुई टंकी को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ, और इस टंकी को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर किसी गांव में चला जाऊंगा ताकि मेरा पता किसी को ना चले। चंदू आहिस्ता आहिस्ता चोरी छुपे विक्रम के घर में घुस जाता है और विक्रम की जादुई टंकी और छड़ी लेकर भाग जाता है। टंकी को किसी दूर गांव में ले जाने के लिए चंदू टंकी को नाव में रख लेता है और नाव से नदी पार करने लगता है।
तभी उसके मन में ख्याल आता है, अब मैं भी इस जादुई टंकी का थोड़ा सा जूस टेस्ट ही कर लेता हूँ। चंदू को टंकी में जूस कैसे लाना है ये तो पता था, लेकिन उस जूस को कैसे बंद करना है ये पता नहीं था। छड़ी को 3 बार टंकी पर मारकर चंदू टंकी जूस से भर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी टंकी से जूस निकलना बंद नहीं होता। धीरे धीरे से पूरी नाव जूस से भर जाती है और चंदू भी उस नाव के साथ साथ नदी में डूब जाता है।